नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीचिंग लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। सीटेट जुलाई 2025 जो परीक्षा आपकी सीटेट जुलाई में होने वाली है उसकी तैयारी दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई है। और उसी तैयारी में आज दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। और साथ में अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला है पहला प्रश्न। वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने है कि डिस्ग्राफिया का संबंध जो है वो किससे है? पढ़ने संबंधित अक्षमता से, लिखने संबंधित अक्षमता से, या गणना संबंधित अक्षमता, या बोलने संबंधित अक्षमता। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया का संबंध जो है वो किससे है? बिल्कुल अगर बात करें तो डिस्ग्राफिया का संबंध लिखने में कठिनाई से है। बिल्कुल अगर बच्चा जो है लिखने संबंधित कठिनाइयों का सामना कर रहा है या लिखने संबंधित उसको जो है दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल समझ लीजिए कि बच्चा जो है वो डिस्ग्राफिया का शिकार है, अर्थात डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम उसको है। ठीक है, इसमें होता क्या जान लीजिए कि डिस्ग्राफिया का संबंध लिखने में कठिनाइयों से है, जो एक विशिष्ट सीखने की अक्षमता है जो व्यक्ति की लेखन क्षमता को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे कि लिखावट में गलती होता है या वर्तनी और विचारों को व्यवस्थित रूप से कागज पर उतारने में उसको जो है समस्या जो है वो होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो लिखने संबंधित स्वयं से बातें करना, अनियमितता के रूप और आकार वाले अक्षर को लिखना, या लेखन सामग्री में पर कमजोर पकड़ उसे कागज से बहुत पास से पकड़ना, तो कई प्रकार की समस्याओं का सामना उससे करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या होती है कि लिखने संबंधित बच्चे को क्या होती है, अक्षमता होती है, बल्कि अर्थात वो लिखने में असक्षम होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगर हम इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं डिस्ग्राफिया के बारे में, तो डिस्ग्राफिया एक प्रकार का क्या होती है, न्यूरोलॉजिकल स्थिति होती है जो व्यक्ति के लेखन क्षमता को क्या करती है, लेखन क्षमता को प्रभावित करती है। एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम या स्थिति होती है जिसमें लेखन क्षमता जो होती है उसको जो है इसमें प्रभावित करता है। जो व्यक्ति की लेखन क्षमता को प्रभावित करता है जिससे अक्षर बनाने, वर्तनी या विचारों को व्यवस्थित रूप से लिखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अर्थात इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा जो है बोलते समय अपनी मातृभाषा का उपयोग करता है जहाँ से वो आया हुआ है। ठीक है, अर्थात अपने स्थानीय भाषा का प्रयोग जो है वो करता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को दोहराएंगे, या दूसरा है कि उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों का ही प्रयोग स्वयं भी करेंगे। उसे टोकेंगे और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग दृढ़ता से जो है करवाएंगे। जोर जबरदस्ती नहीं करनी है बच्चे के साथ। ठीक है, बिल्कुल उसकी भाषिक अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं देंगे और पाठ को जारी रखेंगे। बिल्कुल ये भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो है किस प्रकार के लैंग्वेज का उपयोग कर रहा है उस पर बिल्कुल भी आपको ध्यान जो है देना है और उसी को बेस बना के आपको आगे की चीज़ें जो है वो करवानी है, ताकि बच्चा जो है वो बेझिझक होकर अपनी बात को कह पाए और चीज़ों को जो है वो समझ पाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो भाषा शब्द होता क्या है, तो भाषा शब्द भाष धातु से बना हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अपने विचारों को प्रकट करना, अर्थात भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का एक तरीका या जरिया होता है। अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा जो होता है विचारों को आदान प्रदान करने का एक जरिया या तरीका होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखते हैं और उसके विचारों को हम जो है समझ पाते हैं। बच्चों द्वारा मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात को कहना पूर्णतः स्वाभाविक है। अपनी बात को कहना पूर्णतः क्या है, एक प्रकार के स्वाभाविक है। इसलिए मातृभाषा प्रयोग के द्वारा बच्चे पढ़ाए जा रहे संप्रदाय आसानी से जो है समझते हैं और संज्ञानात्मक तथा भाषाई रूप से विकसित भी होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे जो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा वो क्या होगा, जान लीजिए कि उसे क्या है, टोकेंगे नहीं, उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य को क्या करेंगे, दोहराएंगे। ठीक है, हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात को कहता है पूर्णतः स्वाभाविक है। मातृभाषा प्रयोग द्वारा बच्चों के पढ़ाए जा रहे संप्रदाय जो है आसानी से सीखते हैं
और संज्ञात्मक तथा भाषाई रूप से उनका विकास भी जो है अच्छे तरीके से होता है। चलिए भी हम आगे चलेंगे और यहाँ पे अगले प्रश्न को जो है देखेंगे। अगला प्रश्न है कि पहली कक्षा में डैश भी लिखने के अंतर्गत आता है, अर्थात वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर लिखना या चित्र बनाना। तो पहली कक्षा की बात यहाँ पे की जा रही है। जब बच्चा पहली कक्षा में जाता है तो वहाँ पे चित्र बनाना भी किसके अंतर्गत आता है, वो लिखने के अंतर्गत आता है। लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रात्मक जो है सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्षर भी चित्र होते हैं। अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी भी इसका जो है समर्थन किया था। उन्होंने कहा पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वर्णमाला सीखने के लिए चित्रों का प्रयोग करते हैं। चित्र देखकर और उसे बनाकर अक्षर का जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं। और चित्रों के द्वारा खींची गई शुरुआती आड़ी तिरछी लाइन में भी चित्र जो है वो छिपे होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब बच्चा शुरू में क्लास में जा रहा है और आड़ी तिरछी लाइन भी बना रहा है तो वो भी किसके अंतर्गत आता है, वो भी लिखना के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलेंगे हम आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। पहला है यहाँ पे ऑप्शन कि उपचारात्मक छात्रों को उनकी अधिगम कठिनाइयों को दूर करने में मदद करता है। दूसरा है कि शिक्षकों को कक्षा प्रबंधन में दक्षता विकसित करने में मदद करता है। तीसरा है कि छात्रों की अधिगम कठिनाइयों को दर्ज करने के लिए शिक्षकों की मदद करता है। हेडमास्टर को संतुष्ट करने के लिए शिक्षकों को अतिरिक्त कक्षाएं लेने में जो है मदद करता है। तो उपचारात्मक शिक्षण की बात की जा रही है। तो उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य उन छात्रों को मदद करता है जो कि किसी विषय या कौशल में पीछे रह गए हों, या किसी विषय में उनको जो है कमजोर है, या किसी विषय या कौशल में वो पीछे रह गए हैं, ताकि वे अपनी कमजोरियों को दूर कर सकें और कक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। उसमें जो है उपचारात्मक शिक्षण जो है सहयोग करता है। यहाँ अगर हम बात करें तो उपचारात्मक शिक्षण के कुछ उद्देश्य और जान लीजिए कि अधिगम कठिनाइयों को दूर करता है, जिसमें बच्चा जो है कुछ चीज़ों को सीख नहीं पाता है, उन कठिनाइयों को जान के उनका बिल्कुल उनका निदान करना या उन कठिनाइयों को दूर करना इसका उद्देश्य होता है। वही बात करें तो उपचारात्मक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों को उनके सीखने की कठिनाइयों को दूर करने में मदद करना, कौशल में सुधार करना, या छात्रों को उनके कौशल में सुधार करने में मदद करता है। जैसे बच्चा जो है पढ़ना या लिखना या गणित में जो है कमजोर है, तो इस प्रकार के कौशलों में सुधार करने में भी क्या करता है, मदद करता है। और बिल्कुल उपचारात्मक शिक्षा जो है बच्चे के आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान विकसित करने में भी उपचारात्मक शिक्षण जो है वो मदद करता है, क्योंकि ये अपनी कमजोरियों को दूर करके और सफल होने का तरीका होता है। वही बात करें कि सीखने में क्या होता है, रुचि भी बढ़ाता है। यह छात्रों को सीखने में रुचि और उत्साह पैदा करने में भी मदद जो है वो करता है। तो जाहिर सी बात है कि उपचारात्मक शिक्षण जो है उपचारात्मक छात्रों को उनकी अधिगम कठिनाइयों को दूर करने में क्या करता है, मदद जो है वो करता है। यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे हम आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं और क्रम में नहीं। तो अगर हम बात करें तो जिस प्रकार की भाषा हम बोलते या सुनते हैं, अनुकरण द्वारा उसी प्रकार की भाषा को हम उच्चारित भी करते हैं। उच्चारण तथा पठित भाषा की हमारी वर्तनी की शुद्धता का आधार बनती है, और भाषा के चारों कौशल एक दूसरे से क्या होते हैं और अंतः संबंधित होते हैं। इन्हें हम एकीकृत रूप से जो है पढ़ना चाहिए। क्या होते हैं कि सभी कौशल एक साथ बिल्कुल यहाँ पे एकीकृत रूप से जो है इनको जो है वो पढ़ना चाहिए। सभी कौशल जो है एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। जिससे हम बात करें तो भाषा के 4 कौशल होते हैं। भाषाई कौशल जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। तो बिल्कुल श्रवण कौशल क्या होता है, सुनकर अर्थ ग्रहण करना कौशल का श्रवण कौशल कहलाता है। वहीं बात करें तो भाव और विचारों का अभिव्यक्ति जो है वाचन कौशल कहलाती है। पढ़कर अर्थ ग्रहण करने के कौशल को ही पठन कौशल कहते हैं। ठीक है, मानव अपने विचारों के आदान प्रदान सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर कई तरीके से जो है करता है। भाषा से संबंधित इन चारों प्रक्रियाओं को प्रयोग करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, भाषा कौशल जो है कहलाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपका सुनना और पढ़ना होता है वो विचारों को ग्रहण करने से संबंधित होता है। वहीं अगर बात करें बोलना और लिखना जो है वो विचारों को अभिव्यक्त करने से संबंधित होता है। ठीक है,
और ये चारों कौशल के विकास से इन्हें एकीकृत रूप से जो है वो पढ़ना अनिवार्य होता है। चलिए हम आगे चलेंगे और यहाँ पे अगले प्रश्न को देखेंगे। चोमस्की के अनुसार डैश के कारण बच्चों में भाषा सीखते हैं। पहला है कि भाषाई समाज, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा आकलन क्षमता या व्याकरणिक नियमों की जानकारी से। तो भाषा अर्जन क्या होती है? चोमस्की का मानना है कि बच्चे जो है किस प्रकार सीखते हैं? भाषा अर्जन के कारण सीखते हैं। तो भाषा अर्जन होता क्या है? इस प्रक्रिया में बालक जो होता है या बच्चा जो होता है वो चीज़ों को सुनकर, बोलकर भाषा को ग्रहण करता है तथा निरंतर जो है उसमें कुछ न कुछ जो है चीज़ें जो है उसमें परिमार्जन, निरंतर जो है उसमें परिवर्तन या कहें तो उसमें जो है चेंजिंग या बदलाव जो है वो करता रहता है। ठीक है, आगे जान लिए इसमें कि भाषा सीखने की प्रक्रिया, भाषा अर्जन की प्रक्रिया जो सबसे महत्वपूर्ण होती है। सीखी हुई भाषा को समझने की क्षमता अर्पित करना तथा उसे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाना ही क्या कहलाता है? भाषा अर्जन क्षमता जो है कहलाती है। यहाँ पे चोमस्की जो है, इनका पूरा नाम है नोम चोमस्की, और इनका मानना था कि बच्चों में भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है? वो जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उसमें भाषा सीखने की जो क्षमता है वो होती है। बच्चे भाषा अर्जन की क्षमता के कारण ही भाषा को क्या करते हैं? सीख पाते हैं। बच्चों की भाषा अर्जन क्षमता ही भाषा अधिग्रहण में आधार बनती है। जाहिर सी बात है कि बच्चों में भाषाई विकास से एक काल्पनिक भाषा अधिग्रहण डिवाइस होती है जिसे LAD के नाम से जानते हैं। इसके कारण बच्चा जो है भाषा को सीख पाता है या ग्रहण कर पाता है। तो भाषा अर्जन क्षमता जो है इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। भाषा अर्जन का अर्थ क्या है? ऑप्शन दे रखा है कि किसी भाषा के व्याकरण के नियमों को सीखना, किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना, किसी भाषा को औपचारिक परिवेश में प्रयास से, सप्रयास, बिल्कुल अगर बात करें यहाँ पे सप्रयास से सीखना, या भाषा के बारे में सीखना। तो भाषा अर्जन, एक विद्यार्थी द्वारा दो तरह की भाषा जो है सीखी जाती है। एक तो होती है भाषा अर्जन होती है और दूसरा होता है भाषा अधिगम होता है। एक दोस्तों क्या होती है? एक अचानक, बिल्कुल अगर हम बात करें तो एक होती है जिसको अनौपचारिक रूप से सीख लेते हैं और एक होती है औपचारिक रूप से। तो वहाँ पे अगर हम बात करें तो भाषा अर्जन क्या है और भाषा अधिगम क्या है, तो जान लीजिए कि भाषा अर्जन उस प्रक्रिया को कहते हैं या उस चीज कहते हैं जिसमें बालक भाषा को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करके वह समझने की क्षमता जो है वो अर्जित करता है। वहीं भाषा अधिगम की बात करें तो भाषा अधिगम जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका अधि होता है, दूसरा क्या होता है? गम होता है। ठीक है, तो बिल्कुल अगर बात करें तो यदि अधि का अर्थ देखते हैं तो भली प्रकार तथा गम का अर्थ होता है जानना, किसी बात या विषय के समीप अच्छी तरीके से जाना और उसे भली पास से जानकारी जो है प्राप्त कर लेना ही क्या कहलाता है? भाषा अधिगम कहलाता है। तो बालकों के शब्द एवं वाक्य प्रयोग के साथ ही भाषा को ग्रहण करने की क्षमता जो है अर्जित होने लगती है। भाषा अर्जन की बात करें तो भाषा अर्जन एक प्रकार की अवचेतन प्रक्रिया होती है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की जो है वो स्वाभाविक क्षमता जो है वो होती है। भाषा अर्जन एक स्वाभाविक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया है। तो बिल्कुल भाषा क्या होती है? एक प्रकार की अनौपचारिक प्रक्रिया होती है जो अनजाने में जो है वो सीख लिया जाता है। और वहीं अगर हम बात करें तो इसमें बालक की भाषा सीखने की प्रक्रिया व्याकरणिक नियमों से पूर्णतः अनभिज्ञ होती है। इसमें व्याकरणिक नियम जो है नहीं पढ़े जाते या उसके बारे में जानकारी नहीं होते हुए भी बच्चा जो है भाषा को सीख लेता है। वहीं बालक का वातावरण और लोगों के बीच अंतः क्रिया से जो है भाषा को अर्जित करता है। बालक भाषा अर्जन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए नियमों को भी क्या करता है? आत्मसात कर लेता है। तो जाहिर सी बात है कि ये प्रकार के अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में जो है सीख लेना ये भाषा का। अगर कोई बच्चा जो है भाषा अर्जन की हम बात करें तो कोई बच्चा जो है बिहार में पैदा होता है तो जाहिर सी बात है कि वो आसपास के लोगों का अनुकरण करेगा और बिहारी भाषा में वो बात करेगा। वहीं अगर कोई बच्चा जो है वो अगर कहीं अन्य जगह पे पैदा हुआ, इंग्लैंड हुआ या अमेरिका हुआ, तो वहाँ पे वो बच्चा जो है इंग्लिश में बात करेगा। ठीक है, तो भाषा अर्जन जो है स्वाभाविक प्रक्रिया होती है और ये अनौपचारिक प्रवेश में अनजाने में जो है वो सीख ली जाती है। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ निकलना, अक्षरों की पहचान करना या पढ़ने का उद्देश्य। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण,
तो पढ़ना प्रक्रिया में भावार्थ को समझते हुए पढ़ना शामिल होता है। इसमें नेत्र मस्तिष्क दोनों सक्रिय होते हैं तथा यह स्वाध्याय के लिए रुचि जागृत करने में क्या करती है, सहायता करती है। पढ़ना का मुख्य उद्देश्य होता है किसी अवतरण के विचार को ग्रहण कर लेना या आत्मसात कर लेना। ऐसे कई प्रयोग के आधार में कई भाषा जो है वैज्ञानिकों का विचार है कि अक्षर पहचानना और पढ़ने में जमीन आसमान का जो है वो अंतर होता है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण की बात करें तो अक्षर की पहचान करना जो है सबसे कम महत्वपूर्ण यहाँ पे जो है वो होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भाषा शिक्षण में अनिवार्य है मानक भाषा पर बल देना, समग्रतावादी दृष्टिकोण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार करना, वर्तनी संबंधित गृह कार्य देना। तो भाषा का समग्रवादी दृष्टिकोण भाषा विमर्श के गलियारों में होल लैंग्वेज अप्रोच के नाम से जो है वो जाना जाता है। समग्रवादी दृष्टिकोण, ठीक है, जो भाषा को संप्रेषण का माध्यम बनाने और शब्दकोश तथा वाक्यगत नियमों के बंधन के अतिरिक्त अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देने की जो है गुजारिश करता है या सिफारिश जो है करता है। कोई भी भाषा अपने समाज की संरचना, साहित्यिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक एवं सौंदर्य की प्रचलित मान्यताओं से काफी गहराई से जो है वो जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब है कि कोई भाषा जो है अपने सांस्कृतिक हो या साहित्य हो या मनोवैज्ञानिक एवं सौंदर्य प्रचलित मान्यताओं से जो है काफी हद तक या काफी गहराई तक जो है वो जुड़ी हुई हो सकती है, ताकि हम भाषा के बारे में सोचते समय तमाम तरह के चौखटों से परे एक समग्र दृष्टिकोण जो है वो अपना सके। तो समग्रतावादी दृष्टिकोण जो है वो बिल्कुल अनिवार्य है। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? अभिवृत्ति, शिक्षक का रवैया, अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, भाषा की परीक्षा। तो द्वितीय भाषा सीखने या अधिगम से तात्पर्य है मातृभाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा को सीखना। यह एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है, दिखाता है कि जो बच्चों को अन्य भाषा प्रयोग में भी क्या करती है, दक्ष बनाती है। या भाषा को, अपनी भाषा तो जानता ही है, इसके अलावा किसी अन्य भाषा को सीखने में उसको कुशल जो है कुशलता प्राप्त कराती है। भाषाई कौशल का विकास व दैनिक जीवन में भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास करना। तो द्वितीय भाषा सीखने की प्रक्रिया में अगर महत्वपूर्ण कारक की हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है भाषाई प्रवेश, किस प्रकार का जो है भाषा का प्रवेश है। दूसरा है कि भाषा सीखने की जो तत्परता है, तो भाषा जो है, भाषा को सीखने के लिए बच्चा जो है किस प्रकार से तत्पर है या उसको सीखना चाहता है, वो अनुकरण एवं अभ्यास, अभिभावक का प्रोत्साहन, भाषा शिक्षक का व्यवहार। तो अभिभावक से प्राप्त जो है प्रोत्साहन, भाषा शिक्षक का रवैया या भाषा शिक्षक का क्या भाषाई के प्रवेश, और इसमें बात की जाए सबसे कम महत्वपूर्ण भाषा की परीक्षा जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सबसे कम है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सामाजिक अंतःक्रिया में भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है? पियाजे, वाइगोस्की, चोम्स्की, स्किनर। तो स्किनर महोदय कहते हैं कि भाषा जो है वो अनुकरण से आती है, कि अगर कोई बच्चा जो है किसी का अनुकरण कर रहा है तो भाषा को क्या करता है, सीख लेता है। वहीं चोम्स्की का कहना है कि भाषा अर्जन जो भाषा सीखने की या भाषा सीखने की जो क्षमता होती है बच्चों में जन्म से होती है, जन्म से होती है, अर्थात जन्म से भी बच्चा भाषा सीखने में जो है वो अर्जित कर सकता है। बच्चा जो है अपने आसपास पड़ोस से ही भाषा को जन्म से उसमें भाषा सीखने की क्षमता होती है, उसी कारण वो जो है भाषा को अर्जित कर लेता है। वहीं पियाजे का कहना है कि बच्चा जो है सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा जितना ज़्यादा सामाजिक संपर्क में रहेगा या जितना ज़्यादा लोगों से मिले जुलेगा उसके भाषा विकास जो है वो उतने ही अच्छे तरीके से होगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल सही होगा। वाइगोस्की सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के प्रतिपादक और एक रूसी वैज्ञानिक है। वाइगोस्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उपजता है। इन्होंने भाषा विकास के संदर्भ में सामाजिक अंतःक्रिया पे जो है वो बल दिया था। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के भाषाई विकास में सामाजिक अंतःक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान अपने समाज और संस्कृति से जुड़कर भाषाई नियमों को क्या करते हैं, आत्मसात करते हैं और व्यवहार बातचीत के तरीके जो हैं वो सीखते हैं। मातृभाषा प्रयोग के द्वारा परस्पर संवाद के लिए जो है प्रोत्साहित होते हैं, भाव विचारों को आसानी से जो है वो प्रस्तुत कर पाते हैं। तो यानी इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर जो है वो सेकंड बिल्कुल सही होगा। आगे चलेंगे यहाँ पे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है
पहला है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचित। दूसरा है कि निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना, विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनता से ज्ञान प्राप्त करना, सरसरी तौर पर तीव्र गति से जो है पढ़ना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य पूछा गया। उच्च प्राथमिक स्तर पर तक बच्चे भाषा के चारों कौशलों से जो है परिचित हो चुके होते हैं। चार कौशल दोस्तों आप पता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य निजी अनुभवों के आधार पर भाषा की सृजनशीलता का इस्तेमाल करना सीखना। बिल्कुल, निजी भाषा के अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील का इस्तेमाल करना जो है सीखना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के कई उद्देश्य हैं, उसको भी आप जान लीजिए कि हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी जो है वो प्राप्त कर लेना, हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति बातों की तार्किक जो है समझ को बनाना, और पढ़ी गई सामग्री का विश्लेषण कर अपनी जो है उस पर अपनी राय जो है वो प्रकट करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से जो है वो समझ पाना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील जो है व्यवहार करना, और किसी भी नई रचना या किताब को पढ़ने समझने की जिज्ञासा जो है वो व्यक्त करना। ये सब उच्च प्राथमिक स्तर पे भाषा शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। तो जो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है। पहला है, किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बच्चों को चित्र, वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना या बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका जो है पूछा जा रहा है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की स्थिति में बच्चों को ऐसी गतिविधियों में लिप्त होने का मौका देना चाहिए जिससे कि वे अपने अनुभव संसार और कल्पना संसार को बेझिझक और सहज ढंग से जो है व्यक्त कर सकें। इसके लिए बच्चों को चित्र, वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका जो है माना जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे बच्चों को अवसर या मौका दिया जाएगा वो सबसे सटीक या राइट जवाब वही होगा। तो चित्र, वर्णन और प्रश्न पूछने के दौरान बच्चा क्या करता है जान लीजिए कि जैसे चित्र पूछना या प्रश्न पूछने के दौरान वास्तविक अनुभव के साथ भाषाई कौशलों को सुगमता से जो है ग्रहण करेंगे और तथ्यों को स्वयं के निजी अनुभवों से जोड़कर अपने विचारों को जो है वो अभिव्यक्त जो है कर पाएंगे। स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त कर अपने विचारों को खुलकर जो है या बेझिझक होके हुए अपने विचारों को भी क्या है उसको रख पाएंगे। तो यानी इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए हम आगे चलेंगे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे जो हैं भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः असत्य है, या आंशिक रूप से सत्य है, या निराधार है। तो गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे जो है भाषा को सीखते हैं, यह कथन पूर्णतः क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है जान लीजिए कि भाषा जो है व्यापक है और यह सभी विषयों पर जो है वो केंद्रित होती है। भाषा की शिक्षा केवल एक विषय में नहीं होती है, भाषा का शिक्षण पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषयों के माध्यम से जो है वो होता है। भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ने के दौरान बच्चा जो है साथ साथ अपनी भाषा को भी जो है वो सीखता रहता है। तो यानी इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया, बिल्कुल भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक होता है। भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, समाज का। तो भाषा होती क्या जान लीजिए कि भाषा मुख से उच्चारित होने वाली वह ध्वनि होती है जिसका प्रयोग जो है मनुष्य अपने मन के विचारों को आदान प्रदान करने के लिए करता है। यह बच्चों में दक्षता के साथ साथ जो है सहज अभिव्यक्ति के विकास को सुनिश्चित करता है। भाषा अर्जित संपत्ति एवं सामाजिक वस्तु है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक होता है, तो बिल्कुल अगर हम बात करें वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान का परिवर्तन भंडार दूसरों के साथ मिलकर तैयार किया जाता है, अर्थात भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए सिद्धांतों का संज्ञानात्मक विकास या सांस्कृतिक
ऐतिहासिक मनोविज्ञान जो है कहा जाता है। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में समाज का महत्व सर्वाधिक है, क्योंकि वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे जो है सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान अपने समाज और संस्कृति से जो है जुड़ सकते हैं, जुड़कर भाषाई नियमों को जो है आत्मसात करते हैं। मातृभाषा के प्रयोग के द्वारा परस्पर संवाद के लिए जो है प्रोत्साहित होते हैं। तो इसमें कहा गया कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व जो है सर्वाधिक होता है, तो समाज का जो है महत्व सर्वाधिक जो है वो माना गया है, ऐसा वाइगोत्स्की का जो है वो कहना है। एक भाषा शिक्षक के रूप में जो है के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति जो है कठोर रवैया जो है अपनाना। तो प्राथमिक स्तर पर यहाँ बात की जाए, प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ होता है भाषा प्रयोग की कुशलता पर जो है वो अधिकार प्राप्त करना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि विविध प्रकार की रचनाओं को पढ़कर समूह चर्चा के अवसर की उपलब्धता करवाना, साहित्यिक और साहित्यिक तत्वों की समझ बढ़ाने के जो है अवसर देना, और अपनी भाषा पढ़ते हुए लिखने संबंधी गतिविधियां हों, शब्द खेल, अनौपचारिक पत्र या तुकबंदियां, पहेलियां, स्मरण आदि चीजें जो है वहाँ पे कंडक्ट करवानी चाहिए। तो बच्चों को भाषा प्रयोग के जो है वो अवसर उपलब्ध करवाना। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर जो है 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि बिल्कुल अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला या उपयुक्त सभी। तो अगर बात करें तो हिंदी भाषा शिक्षण की विधियों में जो है कौन कौन सी विधि आती है? अनुकरण विधि होती है, आगमन निगमन विधि तथा भाषा प्रयोगशाला और समवाय विधि आदि जो है इसमें शामिल होती हैं। तो ये इत्यादि मतलब इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर जो है 4 बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पे हम बात करें तो अनुकरण विधि जो है उसमें होता क्या है कि यह एक अनौपचारिक विधि होती है जिसमें बच्चा अपने परिवार या समाज में अन्य लोगों का अनुकरण करके भाषा को जो है वो सीख लेता है। ठीक है, एक प्रकार की क्या होती है? अनौपचारिक विधि होती है जिसमें बच्चा अपने परिवार या समाज में अन्य लोगों का अनुकरण करके भाषा को जो है वो सीख लेता है। वहीं बात करें आगमन और निगमन विधि में क्या होता है, तो आगमन विधि में विद्यार्थियों को उदाहरण देकर नियमों के बारे में जो है वो बताया जाता है। आगमन विधि में पहले जो है उदाहरण बताए जाते हैं, फिर जो है नियम बताए जाते हैं। वही अगर हम निगमन विधि की बात करें तो पहले नियम जो है बताया जाता है, फिर बाद में जो है इसमें उदाहरण की ओर चले जाते हैं, उदाहरण समझाया जाता है। भाषा प्रयोगशाला में क्या होता है? यह विधि भाषा के विभिन्न पहलुओं जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना को विकसित करने में जो है वो मदद करती है। ठीक, तो ये रही आपकी विधियां, हिंदी भाषा शिक्षण की विधियां, सभी जो है विधियां। इसके अलावा प्रदर्शन विधि जो है वो भी है, और इस विधि में विद्यार्थियों को वस्तुओं, चित्रों या अन्य दृश्य सामग्री के माध्यम से जो है भाषा जो है वो सिखाई जाती है। किसमें? अगर हम बात करें प्रदर्शन विधि में, प्रदर्शन विधि में क्या होता है जान लीजिए कि इस विधि में विद्यार्थियों को वस्तुओं, चित्रों या अन्य दृश्य सामग्री के माध्यम से जो है भाषा को सिखाया जाता है। दूसरा है यहाँ पे व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि जो है इसमें क्या होता है जान लीजिए कि यह विधि उच्च कक्षाओं में ज्ञान प्रदान करने के लिए जो है उपयोग की जाती है। और परिचर्चा विधि छात्रों की भागीदारी को क्या करता है? प्रोत्साहन करता है। परिचर्चा विधि ये क्या करती है? छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। तो ये रहा